नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों के लिए बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। सिर्फ 10 दिन में ही यहां पर इस्कॉन से जुड़े दर्जनों मंदिरों पर हमले हो चुके हैं और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करती नजर आ रही है। हालात यहां तक हो गए हैं कि बांग्लादेशी कट्टरपंथी हमले कर रहे हैं और यहां की सरकार तमाशा देख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं का सफाया बाबरी मिशन पर बांग्लादेश। यह आज का बांग्लादेश है जो जालिम बाबर के नक्शे कदम पर चल रहा है। यह आज का बांग्लादेश है जहां जमात इस्लामी जैसे दर्जन जिहादी और कट्टरपंथियों का कब्जा हो चुका है। यह आज का बांग्लादेश है जहां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में 84 साल के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंदू मंदिरों पर हमले और हिंदुओं से मारपीट पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इन 3 तस्वीरों से साफ है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनता जा रहा है। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं से नफरत का जो तूफान उठा है उसके पीछे की बाबरी सोच क्या है। क्यों कहा जा रहा है कि बांग्लादेश बाबरी मिशन पर चल रहा है। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश पूरी तरह से कट्टरपंथ की चपेट में आ चुका है। वो पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है। अब सवाल है कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार वाले यूनुस लगातार नफरत का बीज बो रहे हैं? क्या वही हिंदुओं के प्रति भड़की आग को और हवा दे रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो बांग्लादेश में एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश से लेकर भारत तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसका असर बांग्लादेश के जिहादियों पर रत्ती भर भी नहीं पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश में फैली हिंसा के बीच इस्कॉन सेंटर में आग लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस्कॉन सेंटर में लक्ष्मी नारायण के विग्रह भी जल गए। मंदिर में रखा हुआ बाकी सामान भी जल गया। साथ ही मंदिर पर हमला भी किया गया। आग में नमहट्टा का इस्कॉन सेंटर जलकर खाक हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं और कई हिंदू मंदिरों को कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं। शुक्रवार यानी 6 दिसंबर को भी मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ लोग बहुत ही खतरनाक बोल रहे हैं इस्कॉन के भक्तों के लिए। कहा जा रहा है कि अगर इस्कॉन को बैन नहीं किया जाएगा तो हम लोग इतने दिन का मोहलत देते हैं और अगर सरकार इस्कॉन को नहीं बैन करेगी तो हम लोग खुद इस्कॉन के लोगों की हत्या करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर इस तरह के जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं वहाँ की सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इस तरह से भड़काया जा रहा है और उसके फलस्वरूप ही हम देख सकते हैं कि अभी भी जो अटैक्स है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। बांग्लादेश में इस साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता
मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, तब से लगातार भारत विरोधी, हिंदू विरोधी हिंसा तेज होती जा रही है। पहले हिंदुओं को धमकाया गया, फिर हिंदुओं को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा, और अब तो हिंदुओं को तलवार से काटने की धमकियां दी जा रही हैं। कट्टरपंथियों की ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पूरी तरह बेपटरी हो चुके हैं। कट्टरपंथी अब हिंदुओं की सोच को टारगेट कर रहे हैं। अब हिंदू प्रोफेसरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनसे जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में एक बार फिर इस्कॉन मंदिर और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को खूनी धमकी देने का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बांग्लादेशी कट्टरपंथी ने सभा की और इस दौरान इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की। उपद्रवियों ने मांग की है कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाओ, नहीं तो हम अपनी तलवारों से उन्हें काट देंगे। इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने इस वीडियो को साझा करते हुए कहा कि यह भाषण किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के हर कोने में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कि देश में, दुनिया में मुसलमानों का अगर राष्ट्र के प्रति वही समर्पण है जहां उनकी सरकार है, नहीं तो ये अपना नहीं लगता। उन्हें कुरान के प्रति, उन्हें खुदा के प्रति ही समर्पण होता है। और उन्होंने ठीक ही कहा, क्या पाकिस्तान में जो हिंदू मरे, खत्म हो गए, किसने मारा? जिन्ना का डीएनए ही तो मारा। बांग्लादेश में जो हत्याएं हो रही है, कौन कर रहा है? जिन्ना का डीएनए ही तो कर रहा है। ढाका की सड़कों पर बांग्लादेशी मुस्लिमों ने भारत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारी पुलिस की सुरक्षा में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आईएसआईएस के झंडे लहराते हुए कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिंदू मंदिर और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इन जिहादियों ने भारत पर हमला करने और भारतीय नागरिकों की हत्या करने की कस्में भी खाई। इन सब के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली बीटिंग रिट्रीट भी रोक दी गई है। बांग्लादेश की एक वर्ग के लोग पाकिस्तान और चीन, ये दोनों देश की इशारा पे हिंदुस्तान के साथ तनाव पैदा करना चाहते हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं अभी बचाया गया, हिंदुओं को तुरंत अगर हिंदुओं की हिंसा नहीं रोकी गई, तो बाकी जितने मुस्लिम जिहादी हैं उनको गर्दा में मिला दिया जाएगा। बांग्लादेश की बाबरी धमकी, बंगाल, बिहार, ओडिशा पर करेंगे कब्जा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता राहुल कबीर रिजवी ने भारत विरोधी बयान दिया है। कट्टरपंथियों ने दावा किया है कि वो भारत के बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा करने की तैयारी में है। इन दूर नहीं कि हमारी जो अस्मिता है, जो हमारा नामो निशान है, उसको हिंदुओं का मिटाया जा रहा है। सब हिंदुओं को एक होना होगा, हम सबको मिलकर उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। धर्म की एकता अखंड है, अखंड की अखंड रहेगी, और हम सबको एक रहकर बांग्लादेशी नहीं, जहां भी हमारे प्रति अत्याचार हो रहा है उन सबको बचाना चाहिए, एक होकर उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद भारत कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जता चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत की चिंताओं को खारिज करता रहा है। बांग्लादेश ने यहां तक कह दिया है कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं को कहता जा रहा है या उनके साथ जो विभत्स हो रहा है, उसी के विरोध में आज सहारनपुर का सनातनी हिंदू समाज एकजुट हुआ है और एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और संदेश दे रहा है कि ना तो हिंदू पटेगा और ना हिंदू कटेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में कोहराम मच गया है। असम, त्रिपुरा, दिल्ली, कोलकाता, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, मेरठ जैसे दर्जनों शहरों में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। विदेशों में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विशाल सभा हुई है, जहां लोगों ने जमकर गुस्सा निकाला है। विधायक मंजू सिचाव, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद वैशाली और भोजपुरी ब्लॉक प्रमुख सुचित सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए
मोदी नगर के राज चौपाला पर एकत्रित हुए। इसमें कितने हिंदू थे और जो बचे कुछ अल्पसंख्यक थे उनके साथ इस तरह का सलूक करा जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम इसके लिए इसका खंडन करते हैं उनकी नीतियों का। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश को लेकर भारत क्या कदम उठाता है। उधर सीरिया में गदर का दूसरा पार्ट आज रिलीज हुआ। अभी तक सीरिया के शहरों पर कब्जा करके ट्रेलर दिखाने वाले जुलानी ने आज दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सीरिया में अफरा तफरी का माहौल देखा गया और राष्ट्रपति भवन में खुलेआम बंदूकें गरजती हुई सुनाई दी। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीरिया के राष्ट्रपति भवन में गरजे ऑटोमेटिक हथियार। प्रेसिडेंट हाउस में लूटमार शुरू हुई। सीरिया एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा। पुलिस हेडक्वार्टर पर विद्रोहियों का कब्जा। सूनी पड़ी सीरिया की सड़कें। फरार हुए बशर अल असद। कमांडर जुलानी ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका है। प्रेसिडेंट हाउस में हथियारों के साथ विद्रोही घुस चुके हैं। असद की सुरक्षा में रहने वाली फौज गायब है। सीरिया में कहीं भी फौज का नामो निशान तक नहीं है। प्रेसिडेंट हाउस में खुलेआम फायरिंग हो रही है। धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। विद्रोही सीरिया एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर चुके हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। सीरिया अब कमांडर जुलानी का हो चुका है। ट्रंप ने सीरिया के हालात से कन्नी काट ली है। सीरिया से ईरान भाग खड़ा हुआ है। कल तक सीरिया की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले खामेनेई का कहीं कोई अता पता नहीं है। रूस वाले पुतिन टार्टस नेवल बेस से अपने युद्धपोत और पनडुब्बी हटा चुके हैं। सीरियन आर्मी के मुखिया ने अपनी फौज को साफ साफ कह दिया है कि अब लड़ना बेकार है। विद्रोही हावी हो चुके हैं। इसलिए जवानों और अफसरों ने सीरियन आर्मी का ड्रेस निकालकर सादे कपड़े पहन लिए हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद का कहीं कोई अता पता नहीं है। कोई कह रहा है कि असद ने देश छोड़ दिया है। कोई कह रहा है कि सीरिया से भागते वक्त असद के प्लेन का रेडार से संपर्क टूट गया। तो विद्रोहियों ने नया दावा किया कि उन्होंने असद के IL-76T प्लेन को अल सुवायरी इलाके में मार गिराया है। यानी असद कहां है ये किसी को नहीं मालूम। असद जिंदा हैं या उनकी मौत हो चुकी है ये भी किसी को नहीं मालूम। सीरिया जल रहा है। कमांडर जुलानी का दमिश्क पर कब्जा। जुलानी ने पूरा किया बगदादी का अधूरा ख्वाब। भगोड़े निकले राष्ट्रपति बशर अल असद। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि देश में राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। इस बीच विद्रोही लड़ाके रविवार सुबह राजधानी दमिश्क में घुस गए। सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक रिकॉर्डिंग में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक
पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शहर शामिल हैं। विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ घुसे हैं, जिस पर उन्होंने 6 दिसंबर को कब्जा किया था। दारा वही शहर है जहां से 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में जंग छिड़ गई थी। दारा से राजधानी दमिश्क की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यहाँ स्थानीय विद्रोहियों ने कब्जा किया है। वहीं अलेप्पो, हमा और होम्स इजरायली चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की गिरफ्त में है। संघर्ष की वजह से अब तक 3,70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। بعد غياب 13 سنة عن حماه اليوم نحن بحماه تاريخ 6/12/2024 هي ساحة العاصي بال 2011 طلعنا نقول لنا هنروحك يا حافظ وهلا بتاريخ सीरिया पर जुलानी के कब्जे से वहां के लोग भी खुश हो रहे हैं। सुनिए इन बुजुर्ग महिला को। जब विद्रोहियों के कब्जे पर इनसे सवाल पूछा गया तो इनका सब्र जवाब दे गया। राष्ट्रपति असद को खोज रहे विद्रोही। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क पर कब्जा करने के बाद विद्रोही बशर अल असद को खोजने में जुट चुके हैं। वक्त बदल चुका है, सत्ता बदल चुकी है। कल तक जो सेना और इंटेलिजेंस के अफसर विद्रोहियों से पूछताछ करते थे, आज वही विद्रोही सीरियाई सेना के अधिकारियों और इंटेलिजेंस अफसरों से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि असद को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो सका है। असद को लेकर कई खबरें वायरल हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो रूस जा चुके हैं, लेकिन इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बशर अल असद ने विद्रोह के बीच में ही अपने परिवार को सीरिया से बाहर भेज दिया था। असद के परिवार के लोग जो रूस भाग गए हैं, उनमें उनकी पत्नी, बच्चे और 2 साले शामिल हैं। अखबार के मुताबिक सीरियाई राष्ट्रपति की ब्रिटिश मूल की पत्नी पिछले हफ्ते अपने 3 बच्चों के साथ रूस भाग गई, जबकि उनके भाई बहन के संयुक्त अरब अमीरात जाने की खबर है। जुलानी के गुलाम बने सीरियाई पीएम जलाली। कहते हैं जब सत्ता बदलती है तो अपनेपन का चोला भी उतर जाता है। यही हुआ सीरिया में। असद के बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं है। सीरिया के पीएम ने सबसे पहले असद के बारे में कहा कि उनकी असद से आखिरी बातचीत शनिवार को हुई। इसके बाद वो कहां हैं उन्हें नहीं मालूम। इसके बाद पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, वो अपने घर पर मौजूद हैं। अना फी मंजिली लम उगादिरहु वज़ालिका बिसबब इंतिमाई इला हाज़ा अल-बलद وعدم معرفتي لأي بلد آخر غيره وطنا وإننا نمد يدنا حتى إلى المعارضين الذين يعني مدوا يدهم وأكدوا أنهم لن يتعرضوا إلى أي إنسان إلى أي إنسان ينتمي إلى هذا الوطن السوري। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद सीरियाई पीएम ने जो कुछ भी कहा उसने साफ कर दिया कि सीरिया की स्थिति बहुत ही विकट हो चुकी है। कभी असद के वफादार सिपहसालारों में रहे सीरिया के पीएम जलाली ने कमांडर जुलानी के विद्रोहियों का साथ देने का ऐलान कर दिया है। هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية، دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم دون أن تدخل في أي تحالفات وتكتلات إقليمية، ولكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري، ونحن مستعدون للتعاون معها بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة। सिर्फ 11 दिन में किसी भी देश की सत्ता को उखाड़ फेंकना कोई मामूली बात नहीं है। 2020 के सीज फायर के बाद सीरियाई विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने 27 नवंबर को सीरिया पर कब्जे के लिए फिर से जंग का ऐलान किया। 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इसे राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरिया की जंग के दौरान 4 साल की लड़ाई के बाद जीता था।
अलेप्पो जीतने के 4 दिन बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हमा और फिर दक्षिणी शहर दारा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद राजधानी दमिश्क को 2 दिशाओं से घेर लिया। दारा और राजधानी दमिश्क के बीच सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी है। इस तरह असद ने सिर्फ 11 दिन के भीतर अपनी सत्ता गंवा दी और सीरिया पर असद परिवार के 54 साल के शासन का खात्मा हो गया। 54 साल का असद राज खत्म। असद के सत्ता से हटने के साथ ही सीरिया में करीब 54 साल लंबे असद परिवार के शासन का अंत हो गया। बशर के पिता हाफिज अल असद 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे। साल 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर ने सीरिया की सत्ता संभाली। इसके बाद से बशर सीरिया के राष्ट्रपति थे। 2011 में जब मिडिल ईस्ट में अरब क्रांति की शुरुआत हुई तब सीरिया में भी असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुए जिन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। इसके बाद वहां गृह युद्ध की शुरुआत हुई। अब बशर के देश छोड़ने के बाद विद्रोहियों ने वीडियो जारी कर कहा है कि देश में असद परिवार के काले युग का अंत हो गया है। हम देश में नए युग की शुरुआत का ऐलान करते हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं, ट्रंप। सीरिया में हुए विद्रोह के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीतियों और रूस को जिम्मेदार बताया। ट्रंप ने कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका को इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। सीरिया अमेरिका का दोस्त नहीं है, ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सीरिया में बहुत गड़बड़ी हुई है लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं है, अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और इससे बाहर रहना चाहिए। असद का सहयोगी रूस है लेकिन वो यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसमें रूस ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। रूस ने कई वर्षों तक सीरिया की रक्षा की। अगर रूस सीरिया से निकल जाता है तो इससे रूस को ही फायदा होगा क्योंकि सीरिया से उसे कुछ मिला नहीं है। अब जान लीजिए कि आखिर इस विद्रोह का दुनिया पर क्या असर होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह पश्चिम एशिया में वर्चस्व की लड़ाई है। सीरिया की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम है। सीरिया की सीमा इराक, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल से लगती है। सीरिया पर नियंत्रण अहम व्यापार मार्गों, ऊर्जा गलियारों तक पहुंच प्रदान करता है और पूरे क्षेत्र में प्रभाव डालने के लिए एक आधार प्रदान करता है। विद्रोह का रूस पर बड़ा असर होगा। पश्चिमी एशिया में सीरिया उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। साथ ही 2011 में बशर के खिलाफ विद्रोह के बाद से रूस बशर को हर तरह की सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक मदद देता रहा है। इस वजह से रूस चाहता है कि बशर सत्ता में बने रहें, जबकि विद्रोहियों को अमेरिकी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में बशर की सत्ता जाना रूस का बड़ा नुकसान होगा। आने वाले दिनों में कच्चे तेल के दामों में उछाल देखने को मिल सकता है। इससे भारत पर भी असर पड़ेगा। वहीं हाल में पावर और सोलर प्लांट प्रोजेक्ट पर दोनों मुल्क साथ काम कर रहे हैं। भारत ने 2022 में इसके लिए $28 करोड़ की सीरिया को मदद की थी। साफ है इस विद्रोह का असर रूस और ईरान पर ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ने वाला है।